हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन पंगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम 9th क्लास के अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर की, जो है पालमपुर गांव की कहानी। हम पालमपुर गांव के जरिए हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र वहाँ का कैसा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ की इकोनॉमिक के बारे में जानेंगे, वहाँ पे किस तरीके का व्यवस्था है और किस तरीके से वहाँ के लोग रहन सहन करते हैं, आमदनी कैसी है उनकी। ठीक है, तो पहला टॉपिक है गाँव के बारे में जानना। ठीक है ना, गांव के बारे में जानते हैं। कैसे जाने? पालमपुर के आस पड़ोस की जो घर है, मतलब आस पड़ोस के कस्बे हैं, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये एक गांव है और इसके आस पड़ोस के कस्बे से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस गांव के अंदर 450 परिवार रहते हैं। टोटल परिवार कितने? 450 परिवार है, जिसमें से 80% लोग हैं जो वो अमीर है। ठीक है, और जो इसमें से 1/3 हिस्सा गरीबी है, दलित लोग रहते हैं 1/3 हिस्से में। कहने का मतलब ये है, एक ये गांव मान लीजिए, ये गांव है और यहाँ पे ये अमीरों का घर है। बाकी जितना भी हिस्सा मान लीजिए, ये सब दलित लोग रहते हैं बेचारे, जो कार्य करते हैं। कौन ऊंची जात की, ये इतनी सी जनसंख्या है। दलित लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा है। गरीब लोग हैं 1/3 हैं। इनके गांव के एक कोने में छोटे से भूसके बने होते थे। भूसके घर आपने देखे होंगे किस प्रकार से बने होते हैं, आपने देखा होगा, इस तरीके से बने हुए देखे होंगे घर आपने। भूसके बने हुए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बना लेते हैं, अलग अलग प्रकार से होते हैं। ठीक है, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें उगाते हैं। आपको फसलों का तो पता ही होगा, फसलें कौन कौन सी होती है। मैं आपको चित्र में दिखा दूंगा, लास्ट में मैंने चित्र लगाए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको पता होगा। गेहूं, बाजरा और जो, ये 3 तो इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, पालमपुर में एक वर्ष के अंदर तीन फसलें उगाई जा सकती है। ज़्यादातर घर में बिजली है, ज़्यादातर घर है ना जो, वो बिजली से है। कहने का मतलब ये है, 450 परिवार है, 450 परिवार में से 80 परिवार के पास तो मोस्टली है ही, उनके पास तो 100% बिजली है, क्योंकि वो उच्च जाति के हैं और जमींदार हैं वहाँ के बड़े बड़े। ठीक है, पर उनमें से जो बच रहे हैं ना, दलित लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास बिजलियाँ हैं। हर किसी के पास नहीं है, ज़्यादातर लोगों के पास बिजलियाँ थी प्राप्त इस गांव के अंदर। पालमपुर में 450 परिवार में से लगभग 1/3 अर्थात 150 के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। अब जो इसके जो 450 परिवार में से 1/3 हिस्सा है 150 लोगों का, अब वो क्या है? भूमिहीन है ना। अब भूमिहीन है, कहने का मतलब जो है, अब ये मान लीजिए ये जमींदार की ज़मीन है, चित्र में आपको मैं दिखा दूंगा। इस प्रकार से ज़मीनें बटी हुई है। कुछ ज़मीनें इस तरीके से हैं, कुछ खेत बड़े हैं, चौड़े हैं, मतलब सबके बड़े बड़े हैं। कहने का मतलब ये है, जो 150 परिवार है, 150 परिवार के पास बिल्कुल भी भूमि का साधन नहीं है। वो बट्टे पर ज़मीन को लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं, फसल उगाते हैं, और जो उन्हें जो प्राप्त होता है उसका 1/3 हिस्सा अपने उस मालिक को देते हैं, जिससे वो बट्टे पे लेते हैं। और जो फिर जो इस पर वो होते हैं, वो अपना गुजारा करते हैं। जो बचता है लास्ट में, उसको बेच कर वो उसका पैसे कमाते हैं। तो ये इनकी दशा होती है। और 150 परिवार पे ना होने का मतलब ये है कि बहुत बुरी दशा थी उस टाइम भी ज़्यादातर लोगों की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, उत्पादन, गैर कृषि क्रियाएँ। ठीक है, खेती उत्पादन के अलावा अन्य कोई उत्पादन गतिविधि, मतलब कहने का मतलब यह है, जो उत्पादन, अन्य कोई उत्पादन गतिविधि के बारे में जानेंगे, जो इसके अलग अलग प्रकार के उत्पादन होते हैं। अभी हमने खेती के बारे में जाना, अलग अलग प्रकार के उत्पादन होते हैं। उत्पादन सबसे समझ गए होंगे आप। ठीक है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। वस्तु और सेवाओं का, अब देखो, वस्तु तो हमें पता है कि वस्तु विनिमय दर हमने जानी थी कि वस्तु के जरिए वस्तु ली जाती है। पर आपने कभी ये भी देखा होगा, जो पुलिस वाले हैं, क्या ये हमसे वस्तु के लिए कार्य करते हैं? क्या ये डॉक्टर वस्तु के लिए करते हैं? ये अपनी सेवा प्रोवाइड करते हैं हमें, तभी जाके तो उनको आमदनी मिलती है उनकी। जितने वो करते हैं, गवर्नमेंट के सर्वेंट हो या कैसे भी हो, वो अपनी सेवा दे रहे हैं। ठीक है, मैंने ज़्यादा नाम नहीं लिए, 2 एग्जाम्पल इसलिए दिए आपको, जैसे कि भूमि, जल, वन, खनिज। श्रम में मतलब सर्विस देना। हमें वस्तु पता लग गई, वस्तु कौन सी? भूमि, जल
वन और खनिज, ये 4 प्रकार की तो होती है। और इसमें आता है श्रम में जो लोग काम करें, जो अभी मैंने पुलिस और डॉक्टर का बताया। फिर आगत, आगत का कच्चा माल कहते हैं, जो औजार मशीन सभी के स्थायी पूंजी कहा जाता है। आगत को कहते हैं कच्चा माल। कच्चा माल अगर हम जैसे कि मान लीजिए अब मैं गया खेत में, खेत से मैं लेके आया 1 बोरी आटा, 1 बोरी आटा लेके आ गया, मैंने खेत से लिया 1 बोरी आटा ले लिया। अब मैंने क्या करा, इसको पिसवा दिया। अब मैंने इसे पिसवा के मैंने 2 रुपये का लिया, ये 1 रुपये उसको मैंने साफ कढ़ाई में दे दिया, 3 हो गए, और 4 रुपये पिसाए में तो 7 रुपये हो गए। अब ये 7 का जो आटा मुझे पड़ा है वो मैं बेचूंगा 20 रुपये का। आज के टाइम में तो ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, 30 हो रहा है, 35 हो रहा है पर केजी, बता रहा हूँ पर केजी के हिसाब से। तो ये क्या मुनाफा कितना हुआ, हमें लागत कितने की लगी और हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ, हमें लाभ कितने प्राप्त हुए। ठीक है, तो हमारा कितना था, 7 रुपये लगे थे लागत, और हमने बेचा कितने का, हमने बेचा ये 20 रुपये का। तो हमें कितना रुपये बच रहे हैं लाभ, 13 रुपये। तो 13 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। 13 रुपये 1 किलो पे मिल रहे हैं, तो 100 किलो बेच दिया तो आपको उसी में पता लग जाएगा कितने आ रहे हैं। ठीक है, छोड़िए, आगत का पता लग चुका है। कार्यशील पूंजी नगर पैसे, उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। जो कार्यशील पूंजी नगर है ना, कार्य पूंजी नगर का मतलब है निजी क्षेत्र। ठीक है, निजी पूंजी क्षेत्र पैसों का कमाने का जरिया है ना। उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी का संयोजित करके संगठित होता है, मतलब ये सारे एक साथ मिलके काम करेगी तभी जाके वो संगठित होता है। जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर हमारा श्रम भी है, ठीक है, भूमि भी है और पूंजी भी है, हमारे पे मतलब ज़मीन भी है और श्रमिक भी है और कार्य करने के लिए वस्तु भी है। तो इसको सबको संगठित करता है, ठीक है ना फ्रेंड, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। उत्पादन के कारक, जैसे आपने एक फैक्ट्री खोली, उसमें आपने श्रमिक रख लिया, एक वस्तु ले लिया हमने, वस्तु से जो फैक्ट्री के लिए एक हमने मशीन ले ली, और फिर उसे चलाने के लिए श्रमिक तो ले लिया, पर जिसके ऊपर रखा वो भूमि हो गई। अब ये तीनों चीज़ें संयोजित हो गई ना, तो ये क्या है, उत्पादन करने के कारक हैं। आप किसी भी चीज़ की फैक्ट्री ले लीजिए, बस एग्जाम्पल समझा रहा था मैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसकी परिभाषाएं जानते हैं, थोड़ी कुछ परिभाषा है, चैप्टर तो हमारा ख़त्म ही हो जाएगा अब ये, बस थोड़ी सी परिभाषा समझ लीजिए। आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बोला था ज्योग्राफी के में 4th चैप्टर में, ठीक है, उसके पार्ट 2 में कि खरीफ फसल रबी फसल क्या होती हैं। तो आपको मैं बता दूं, खरीफ फसल बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। जब ये खरीफ फसल होती है ना, ये ज्वार और बाजरा हुआ करती है जो बरसात के मौसम में उगाई जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। रबी फसल, रबी फसल का मतलब है सर्दियों के मौसम में किसान गेहूं उगाते हैं और जो मंडी में बेचते हैं। अब सर्दी के मौसम में क्यों, क्योंकि ये सर्दी में ही उगाई जाती हैं गेहूं, क्योंकि जल्दी से उगते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कौन सी है रबी फसल, कौन सी हमारी, गेहूं की। अब बहुविधि फसल प्रणाली, बहुविधि प्रणाली का मतलब है एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल कहते हैं। अब मैंने मान लीजिए एक साल में मैंने ये गेहूं उगा दिए, ठीक है, अब फिर मैंने इसके बाद कुछ और उगा दिए, ठीक है। अब मैंने कहने का मतलब ये है, आप देखिए ये मैंने फसल उगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे उगा दिए गेहूँ, यहाँ मैंने उगा दिए इतने पे अन्य कुछ भी ले लीजिए, सब्जी उगा दी कोई सी, तो ये क्या है, एक से अनेक फसल उगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब मैं अपने घर के निर्वाह के लिए बनाऊंगा तो बहुत सारी फसलें उगाऊंगा, तो बहुविधि अलग अलग विधि प्रकार की है, इसी वजह से बहुविधि कहते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। हरित क्रांति का मतलब होता है डेवलपमेंट। हरित क्रांति मतलब फसलों के अंदर डेवलपमेंट कैसे लाया गया। तो ये हरित क्रांति का मतलब ये मत समझ लीजिए कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उससे मत लीजिए। क्रांति का मतलब ये है कि जब हम अपनी फसलों के लिए क्रांति कर रहे हैं, नई फसलें लाने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए प्रकार से उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HIV के द्वारा और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। अब देखिए फ्रेंड, जब हम 1960 से पहले की बात करें तो हमारे ज़्यादातर देशवासियों को फसल का नहीं पता था।
अंग्रेज क्या करते थे, नील की खेती करवाते थे। नील की खेती, अफीम की खेती, ये सब कराया करते थे ज़बरदस्ती हमसे। अगर जो नहीं करता था वो हमारे भारतीय वासी जो सैनिक हुआ करते थे उनसे ही उनको गोली लगवा दी जाती थी। आपको याद होगा 1857 में यही हुआ है ज़्यादातर। इसी वजह से विद्रोह उठा था, मंगल पांडे ने विद्रोह उठा दिया था, क्योंकि उसको ये चीज़ सही नहीं लगी थी। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे, HIV। इनकी नई नई तरीकों को सिखाया गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। पालमपुर में परंपरागत बीजों में से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा HIV बीजों से उपज 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। और जब HIV हरित क्रांति लेके आए, पहले कितनी होती थी, 1300। अब जब ये लेके आए तो कितनी हो गई, 3200। तो सोचिए कितने हेक्टर में बढ़ गई होगी, प्रति हेक्टर, मतलब कि 32 किलोग्राम के हिसाब से होने लगी। पहले 13 किलोग्राम होती थी, अब ये 32 उसी के अंदर होती थी। 1 हेक्टर में बता रहे कि इतनी किलो हुआ करती थी। मतलब अंतर देखिए कितना हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, HIV बीजों से। अब डाला किसे कहते हैं, डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। डाला, आपको मैंने बताया, बट्टे पर जमीन लेकर उसके जितना वो कमा रहा है उसके जरिए। तो डाला उसको कहते हैं जो बेचारा भूमिहीन होता है और श्रमिक होता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये निर्धारित किया गया है। सरकार ने निर्धारित किया कि जो भी खेत में काम करेगा उसे 300 रुपये प्रति दिन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्च 2017 से डाला को मात्र 150 रुपये ही मिलते हैं। 2017 से क्या हो गया, 150 रुपये ही मिलने लगे। तो ये निर्धारित सरकार करती तो है, पर जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं कहते हैं कि अगर तुझे काम करना है तो कर, नहीं करना तो और भी व्यक्ति हैं। तो वो मजदूर क्या करेगा, वो मजबूरी में आकर ये कार्य करता है और ये गलत है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपको मैं ये दिखा दूँ, ये अलग अलग प्रकार की फसलें हो रही हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, संयोजित कर रहे हैं। ये संयोजित हो रही है कौन, श्रमिक, भूमि और वस्तु। तो ये तीनों को चीज़ों को मिलाकर उत्पादन का संयोजन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कृषि करने के तरीके दिखाए गए हैं कि कृषि को काट रहे हैं, मतलब उगा दिए, पहले उगाया गया, फिर इसे हुआ, फिर इस पर खेत गए, अब ये पानी दिया गया, फिर ये काटाई हो गई। तो फ्रेंड्स, ये चक्कर चलता रहा। ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको मैंने ये भी दिखाया था कि अलग अलग प्रकार की भूमि है, अलग अलग प्रकार से हमारे श्रमिक हैं। ये देखिए, ये बड़े बड़े जमींदार होते हैं, ये उनकी होती है ज़मीनें। ये छोटे छोटे से कुछ किसान लोग होते हैं, उनकी भी है ज़मीन। तो कितनी 150 किसान थे जो भूमिहीन निर्धारित थे। अब जब ये हरित क्रांति आई तो उपज बढ़ाने के तरीके बदल गए। देखिए, उर्वरक डालने लगा, इसमें अधिक उपज वाले बीज डालने लगे, कीटनाशक दवाई डालने लगे, बांध बना देते थे और सिंचाई के तरीके अलग अलग प्रकार, नहरों का प्रयोग करते थे, जैसे आधुनिक कृषि का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है ना फ्रेंड्स, ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। और ये मैंने बताया था कि प्रकार की 3 फसलों के नाम बताए थे मैंने, गेहूँ, बाजरा और जो बताया था गन्ना, आलू, ये फसलें हैं, विभिन्न फसलें हैं अलग अलग प्रकार की। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ये वीडियो आगे भी लाता रहूँगा आप सभी के लिए, और आपको मैं हेल्प करता रहूँगा इसी प्रकार से कि आप SST के मार्क्स में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आएँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इसके भी नोट्स बना लिए होंगे। फ्रेंड्स, मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, MD एजुकेशन पंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।